देखिए, अगर आप सूरज की तरह जलना चाहते हैं, तो आपको रोज़ उगना भी पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, यानी कि दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए जो है मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आज है 23 अगस्त का दिन और आज की वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्धवार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर और जो वार्षिकांक का पीडीएफ है, ये सभी इसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, 2023 में जो आयोजित होने वाला 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगा। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और ये दिवस जो है 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की स्मृति की जो है मतलब उसकी वापसी की याद भी दिलाता है। देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो इसलिए 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। ये तिथि भी याद रखेगा कि महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को वापस भारत आए थे, क्योंकि ये भी पूछा गया कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ठीक है। देखिए, ये तो था आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। इसके पहले जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था, ये 21 से 23 जनवरी 2019 के दौरान वाराणसी में आयोजित किया गया था। आपको बता दूं, 2019 के बाद से अब तक जो है प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि कोरोना चल रहा था। कोरोना में प्रवासी भारतीय दिवस को कैंसिल कर दिया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब आयोजित हुआ था, तो 2019 में ये 21 से 23 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? वाराणसी, यानी कि बनारस में। और देखिए, इसमें यानी कि जो आपका 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था, उस समय मुख्य अतिथि थे 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको दिया है लगभग जो है 3 सालों से हर पेपर में छप चुका है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे आयोजित हुआ, उसके चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि कौन थे। तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। अगला है कि हाल ही में किसने 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रिंसिपल बेंच बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी कि एक सिंपोजियम का उद्घाटन किया। तो देखिए, इस आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो उद्घाटन है ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। और देखिए, इस संगोष्ठी में यानी कि सिंपोजियम में रक्षा मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। और ये संगोष्ठी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन के द्वारा आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया था। और अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है इसका क्या नाम है। देखिए, ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बिल्कुल मान के लिए 500% गारंटी वाले होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको पेपर में छपा मिलने वाला है। देखिए, जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है इसका नाम है सुपर वासुकी। तो सुपरमैन से याद रखिएगा, सुपर वासुकी, क्योंकि सुपरमैन कुछ विशेष फीचर वाला होता है, इसी प्रकार आपकी सुपर वासुकी भी है। देखिए, दरअसल वासुकी शब्द जो है एक नाग मतलब आप अपना पौराणिक कथा देखेंगे भारतीय संस्कृति में, तो हिंदू धर्म में जो है वासुकी का बड़ा महत्व है। वासुकी एक नाग का नाम था, जो कि नाग के राजा थे। ठीक है, सांपों के राजा। तो ये जो आपकी रेलगाड़ी है बिल्कुल जैसे जैसे चल रही थी बिल्कुल नाग की तरह दिख रही थी, इसीलिए इसका नाम सुपर वासुकी रख दिया गया। तो भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है इसका नाम सुपर वासुकी रखा गया है। और इस ट्रेन का परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया है। याद रखिएगा, इस ट्रेन का संचालन और परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया है। और इस मालगाड़ी में
टोटल 295 डिब्बे थे और ये 3.5 किलोमीटर लंबी जो है एक मालगाड़ी थी। ठीक है, 3.5 किलोमीटर लंबी 295 डिब्बों वाली, याद रखेगा। और देखिए इस सुपर वासुकी मालगाड़ी ने 15 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के लिए राजनांदगांव के बीच कुल 27,000 टन कोयला लेकर सफर किया था। और भारतीय रेलवे ने बताया कि इस यात्रा के दौरान जो आपका सुपर वासुकी था, इसको एक स्टेशन से गुजरने में लगभग 4 मिनट का समय लगता था। और देखिए रेलवे के अनुसार 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर सुपर वासुकी को तैयार किया गया है, यानी कि 5 मालगाड़ियों को आपस में जोड़कर इस सुपर वासुकी मालगाड़ी ट्रेन को तैयार किया गया था। और ये रेलवे की वर्तमान मालगाड़ियों की क्षमता के से करीब जो है 3 गुना अधिक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। सुपर वासुकी के बारे में जो एक एक पॉइंट है, ये प्रश्नों के रूप में आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसको नोट करना आपका काम है और याद तो आपको हो ही गया होगा। चौथा प्रश्न है कि यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो देखिए यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण। देखिए हाल ही में जो भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण हैं, इन्होंने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की यानी कि यूफा की जो है महिला चैंपियंस लीग में डेब्यू करते हुए इतिहास रच दिया। ये बन गई भारत की पहली यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारतीय फुटबॉलर। देखिए इन्होंने अपोलन लेडीज फुटबॉल क्लब के लिए लातवियन क्लब रिगास फुटबॉल क्लब के खिलाफ डेब्यू किया था। और इस क्वालिफाइंग मैच में जो भारत की मनीषा हैं, इनको 60वें मिनट में साइप्रस की मारिलने जॉर्जिया की जगह जो है सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो है खेलने का मौका मिला। तो याद रखिएगा कि मनीषा कल्याण जो है ये यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में जाने माने उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया, ये किस राज्य के निवासी थे? तो देखिए जो आपके नारायण जी हैं, ये जो है केरल के निवासी थे और अभी हाल ही में इनका निधन केरल के कोच्चि में हो गया है 82 वर्ष की आयु में। देखिए इनका जो जन्म है, यानी कि नारायण जी का जो जन्म है, ये केरल के इडुक्की जिले के थोडुपुझा के पास कुदायथूर के जो है चलापुरू पुरथू में हुआ था। नाम थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बहुत अजीब लगता है। तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ था और इन्हें साल 1999 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, इसको याद रखिएगा। और ये जो है मलयार यानी कि आदिवासी समुदाय से केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भी थे, इसलिए जो है इनका नाम और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और देखिए 1998 में प्रकाशित नारायण जी का जो उपन्यास था, जिसका नाम था कोचा रेथी। ठीक है, तो कोचा रेथी ने कई अन्य पुरस्कार भी जीते थे। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार कोचा रेथी को मिला था, ये मिला था मतलब नारायण जी को कोचा रेथी के लिए मिला था केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रीमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 21 अगस्त, याद रखिएगा। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने 2017 में अपने प्रस्ताव 72/165 2017 के जरिए 21 अगस्त को दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों और पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन और सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया था। और इस आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये पहली बार उसके बाद फिर 2018 में मनाया गया था। अगला कि हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में शामिल किया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं आशीष धवन जी, याद रखिएगा। आशीष धवन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है। देखिए जो आपके आशीष धवन हैं, ये जो है कन्वर्जेंस फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ हैं और ये एक भारतीय परोपकारी हैं। देखिए आशीष धवन के अलावा एक और नियुक्ति हुई है। आशीष धवन के अलावा फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में, यानी कि जो आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इसके न्यासी बोर्ड में अमेरिका के स्पेलमैन कॉलेज की अध्यक्ष जो आपकी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हेलेन डी गेल, इनको भी जो है शामिल किया गया है। देखिए जो आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये भारत में बहुत सारे परोपकारी कार्य करता है।
जो आपका गेट्स फाउंडेशन है ये जो है हेल्थ केयर, स्वच्छता, लैंगिक समानता, एग्रीकल्चर ग्रोथ और फाइनेंशियल सशक्तिकरण सहित कई मुद्दों पर साल 2003 से भारत सरकार की मदद कर रहा है और कई भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में। देखिए जो आपके बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडर हैं इनका नाम है बिल गेट्स, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, पैसा कमा रहे हैं उसको सामाजिक कार्यों में लगा रहे हैं। अगला कि हर साल जो है किस तिथि को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 21 अगस्त को हम हर साल वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाते हैं और इस दिवस को पहली बार 1991 में मनाया गया था। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1990 में वयस्क यानी कि वृद्ध नागरिकों के सम्मान में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाने की घोषणा की थी और ये दिन दुनिया भर में बुजुर्गों को सम्मान देने और उन्हें स्पेशल महसूस कराने के लिए जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और अगला प्रश्न है कि धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 22 अगस्त को हर साल धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं। और देखिए पोलैंड के द्वारा प्रस्तावित 28 मई 2019 को 73वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है इस दिन को अपनाया गया था, यानी कि 22 अगस्त को अपनाया गया था धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया। तो देखिए जो भारत के केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने भी हाल ही में जो मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप है इसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ हाल ही में किया है। देखिए जो आपका ये मत्स्य सेतु ऐप है इसके बारे में आपको बता दूं, इस ऐप को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर भुवनेश्वर के द्वारा जो है विकसित किया गया है और इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के द्वारा जो है वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए जो आपका ये मत्स्य सेतु ऐप है इस पर आपको मछली पालन से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, कैसे मछली पालते हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है, आंसर बताइए। देखिए ये प्रश्न पेपर में छपने वाला है, बिल्कुल समझ लीजिए पेपर आउट हो गया है और इसका उत्तर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने निदान या फिर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स नाम का एक पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया, बताइए। और चौथा प्रश्न है कि राइन नदी किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए आंसर। पांचवा कि किस मंत्रालय ने नमस्ते योजना शुरू की थी, बताइए आंसर। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है, तो इसको हम 20 अगस्त को मनाते हैं। और देखिए 20 अगस्त को ही हम अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं। और देखिए हर साल राजीव गांधी की स्मृति में, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी स्मृति में 20 अगस्त को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए सद्भावना दिवस जो है मनाया जाता है। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया में जो है अपना पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया है। और देखिए भारत जो है रूस यानी कि रसिया से 6 टुपोलेव Tu-160 लंबी दूरी का बमवर्षक फाइटर जेट जो है ये खरीदेगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी समझ लीजिए पेपर आउट है, पेपर में छप चुका है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।